अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास रहम करम रखे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। बेटा आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है वो हेड टू टेल रूल है। बेसिकली हेड टू टेल रूल जो है ग्राफिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का। हेड टू टेल रूल की मदद से हम जो है किसी भी तादाद के अंदर जो वेक्टर्स दिए हों उनको ऐड कर सकते हैं। और ये एक बात एमसीक्यूज़ में भी आती है, वहाँ पर आपने एनी नंबर वाला ऑप्शन जो है उसको जो है सर्कल करना है। और दूसरी बात ये भी है कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम सिर्फ वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन भी हेड टू टेल रूल की ही मदद से होती है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम जो है जो दिए गए वेक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करना होता है उनकी जो है डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और फिर उनको ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से हम जो उनको ईज़िली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो हमें इस क्वेश्चन की ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, जिनको हमने ऐड करना है। अब वेक्टर ए का नज़र आ रहा होगा कि वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी की टेल को मिलाया हुआ है और फिर वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए के जो है उसकी टेल के साथ मिलाने के लिए एक और वेक्टर जो है आर, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो हमने लगाया हुआ है या वो हमने ड्रा किया हुआ है। इस तरीके के साथ हेड टू टेल रूल जो है वो वर्किंग उसकी है, या उस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। सबसे पहले आपने एक मुनासिब स्केल सेलेक्ट करनी है। बेटा स्केल सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज़ जो हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, जैसे कि किलोमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इनकी जो है अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बन जाती है लेंथ, और उसको पेपर के ऊपर या ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। बेटा अगर आपने ग्राफ पेपर देखा हो तो उसमें स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, कुछ बिग ब्लॉक्स होते हैं, तो हम अपनी स्केल को उन ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करते हैं। और जब हम स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उस स्केल के अकॉर्डिंग जो है हम वेक्टर्स ड्रा करते हैं, और फिर फर्स्ट वेक्टर के हेड को जो है सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, सेकंड वेक्टर के हेड को थर्ड वेक्टर की टेल के साथ, और थर्ड वेक्टर के हेड को आगे इसी तरीके से जितने भी वेक्टर्स दिए हों उसको हम हेड और टेल को आपस में ज्वाइन करते जाते हैं। इसी हेड और टेल की ज्वाइनिंग की वजह से इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। और फिर लास्ट के अंदर जो आपका लास्ट वेक्टर हो उसके हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जो वेक्टर मिलाता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कह देते हैं। इस तरीके से आपकी एडिशन जो है वो वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल की मदद से हो जाती है। अब अगर हम इसके मेथड को देखें, फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, सबसे पहले आपने एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करनी है। देन ड्रा द वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। फिर स्केल के मुताबिक जितने भी फोर्सेस हैं उनके वेक्टर्स ड्रा करने हैं, सच एज वेक्टर ए एंड बी, जैसे इधर जो है वेक्टर ए और बी ड्रा किए हुए हैं। टेक एनी वेक्टर, वन ऑफ द वेक्टर जो है उसको आप जो फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करें, जैसे इधर हमने वेक्टर ए को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया हुआ है। देन ड्रा नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कंसाइड्स विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए। फिर आपने नेक्स्ट वेक्टर बी ऐसे ड्रा करना है कि उसका जो टेल है उसकी वो वेक्टर ए के हेड के साथ कंसाइड करे या मिल रही हो। Similarly, draw the next vector for the third force with its tail coinciding with the head of the previous vector and so on। इसी तरीके के साथ नेक्स्ट वेक्टर, अगर थर्ड वेक्टर या कोई भी वेक्टर्स आगे मज़ीद 3, 4 या 5 वेक्टर आपके पास हों तो उसके आपने हेड जो है टेल जो है उसको लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, फिर नेक्स्ट वेक्टर के जो है उसको उसकी टेल को आपने प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ, इसी तरीके से जितने भी वेक्टर्स दिए हों सबके हेड और टेल को आपस में मिलाते हुए आपने इनको सबको जो है ड्रा कर देना है। नेक्स्ट, नो ड्रा वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ वेक्टर ए द फर्स्ट वेक्टर while its head is at the head of vector b the last vector as shown in the figure।
नेक्स्ट आपने वेक्टर आर ड्रा करना है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। उसको ऐसे ड्रा किया जाएगा कि उसकी टेल जो है वेक्टर ए के टेल के साथ जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, और उसके हेड जो है वो उसके जो हमारा लास्ट वेक्टर बी जो है या सेकंड वेक्टर बी जो है उसके हेड के साथ मिल रहा हो, तो वो वेक्टर आर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है। जितने भी वेक्टर्स बेटा दिए होते तो हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर जो ए हमने इधर रखा है उसके टेल के साथ, और जो लास्ट वेक्टर फर्ज करें ए बी सी डी किसी भी फॉर्म में हमारे पास होते हैं किसी भी मकदार के अंदर, तो फिर जो लास्ट वेक्टर का हेड है उसको जो है फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ जब हमने मिलाना है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड कर रहा हो। वेक्टर आर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स कम्प्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर आर जो है रिजल्टेंट फोर्स को जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को भी और उसकी डायरेक्शन को भी। बेटा ये हेड टू टेल रूल बेसिकली है तो शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये बाज़ का तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ का पूछा जाता है एक्सप्लेन द हेड टू टेल रूल, या हाउ वुड यू ऐड द वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल, या सिंपल अगर आ जाए हाउ वुड यू ऐड द वेक्टर्स, तो आप उसमें हेड टू टेल रूल को मेंशन करेंगे। और बेटा इस सारे को कम्प्लीटली आपने मेंशन करना है वहाँ पर, और साथ में डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, तो डायग्राम बनाने के बाद आपने जो है इस वेक्टर को इसी तरीके के साथ कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, चाहे ये शॉर्ट आए या लॉन्ग आए। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में से है। 4.7 क्वेश्चन तक जो है एक्सरसाइज के रिव्यू क्वेश्चन जो हैं वो आपके बुक के अंदर ही हैं, वो आपको निशान भी पहले लगाए हुए हैं। 4.8 जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे। Why there is need for second condition for equilibrium, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इफ़ अ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पूरा कर रही हो या उसको फुलफ़िल कर रही हो, तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस या फर्स्ट कंडीशन जो है वो उसको फुलफ़िल कर रही है, फिर सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इसके आंसर की तरफ जाने से पहले हम इसकी एग्जांपल एक देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि राइट हैंड के साथ आप जितनी फोर्स लगाते हैं स्टीयरिंग व्हील को डाउनवर्ड लाने के लिए, उतनी ही फोर्स आप लेफ़्ट हैंड से उसको अपवर्ड लगाते हैं। अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं और लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट उनका ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बॉडी जो आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो रेस्ट में नहीं रहता, वो रोटेट करता है। इसकी वजह बेटा ये है कि आपके जो फोर्सेस लगा रहे हैं आपने राइट हैंड से, उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है आप जो फोर्स लेफ़्ट हैंड से लगा रहे हैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन से। अगर दोनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन के अंदर एक्ट कर रही होती तो बॉडी फिर आपकी रेस्ट में होती, इक्विलिब्रियम में होती। तो इस तरीके की कंडीशंस में हमें जो है फिर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन गो के पूरी हो रही है, यानी कि जितनी फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर रही हैं उतनी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड भी एक्ट कर रही है, लेकिन उनका जो है रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है। तो रिजल्टेंट ज़ीरो ना होने की रिजल्टेंट ज़ीरो है, लेकिन फिर भी बॉडी जो है वो रोटेट करती है, कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बॉडी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग देयर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म कपल। दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो वो कपल बनाते हैं। कपल की वजह से नेक्स्ट क्या होता है, विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में फोर्सेस एक्ट करके कपल बना रही हैं, वो कपल जो है फिर जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसको क्रिएट करेगा। although फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ बीइंग सेटिस्फाई, ताहम इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, लेकिन क्योंकि फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है इसलिए कपल क्रिएट हो रहा है। कपल जहाँ भी आएगा वो रोटेशनल इफेक्ट लेकर आएगा, बॉडी को रोटेट करवाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, बेशक वो इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट कंडीशन जो है उसको फुलफ़िल कर रही है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 4.10 है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। किसी ऐसे ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की मिसाल दें जो कि मूव कर रहा है लेकिन वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो बेटा सबसे पहले तो जो हमारे जहन में एग्जांपल आ रही है एक बॉडी की,
वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्ट कर रही है, तो उसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सब की सब जो हैं उनका रिजल्टेंट जो है ज़ीरो है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ गई और लेकिन वो अभी भी उनको जो है मोशन के अंदर है। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप लिखेंगे अ बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन इज़ इन द इक्विलिब्रियम। एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, गो के वो मूव कर रही है लेकिन वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल इसकी आएगी, अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इन इक्विलिब्रियम। बेटा आपने बुक के अंदर देखा होगा एक पैराट्रूपर नीचे आता हुआ साइड बॉक्स के अंदर आपको दिखाया है, उसकी वेलोसिटी को जो है बाद कुछ लम्हे के बाद उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो पैराट्रूपर की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है और जितनी वेट जो पैराट्रूपर का है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर जो है वो एयर फ्रिक्शन की वजह से एक्ट करती है। दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं लेकिन बॉडी जो है फिर भी मूव कर रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रही है और उसके साथ साथ जो है वो मूव भी कर रही है। तो पेपर में अगर आ जाए तो आपने ये दोनों एग्जांपल्स हैं वहाँ पर मेंशन कर देने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास जो इस क्वेश्चन का रिवर्स जो है कि अब बॉडी जो है वो रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि बॉडी मोशन में है लेकिन इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में है। लेकिन यहाँ पर जो है अब इस उस क्वेश्चन का रिवर्स हो रहा है कि बॉडी जो है वो गो के रेस्ट में है लेकिन हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसीडर नहीं कर रहे। क्वेश्चन आपका बेटा ये है, थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट इन इक्विलिब्रियम। कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। बेटा इसकी जो है आंसर से पहले मैंने आपको जो लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दी थी वो एग्जांपल दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाए। बेटा आपने देखा है कि अक्सर जब आप कहीं पर घर बनते देखते हैं या कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो एक मज़दूर जो है दीवार के ऊपर या छत के ऊपर खड़ा होता है तो दूसरा मज़दूर उसके साथी जो है वो ज़मीन पर खड़ा होकर उसकी तरफ ईंट फेंकता है या कोई पत्थर फेंकता है तो बड़े आराम के साथ उस पत्थर को या उस ईंट को जो कैच कर लेता है और कैच करने के बाद साइड पे रख देता है। ये ऐसा पॉसिबल क्यों है? बेटा जब आप कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके ऊपर जो है दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक वो फोर्स जो आपने अपने हाथ के साथ या जिस भी चीज़ के साथ उसको ऊपर फेंका है उसने लगा, वो फोर्स अपवर्ड उसको ले जाने की कोशिश करती है। एक उसका वेट जो है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बनता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही है जो कि उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करती है। अब जब बॉडी जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है इसका मतलब है जो नीचे से फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो ज़ीरो होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद बॉडी कुछ देर के लिए स्टिल होती है, रुकती है, लेकिन उसके ऊपर जो है अपवर्ड फोर्स तो ज़ीरो होगी लेकिन डाउनवर्ड फोर्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अभी भी एक्ट कर रही है। इसलिए बॉडी उस एक लम्हे के अंदर या उस नैनो सेकेंड में रेस्ट में तो होती है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होती। ऐसे ही जब ईंट ऊपर फेंकी जाती है तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है तो कुछ देर के लिए रेस्ट में आती है, इसकी वजह से जो है उसका साथी जो पार्टनर है उसको पकड़कर साइड पे रख देता है। ताहम अगर वही दोनों मज़दूर आमने सामने खड़े हों और एक ईंट दूसरे की तरफ फेंके तो जो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा या उसको कैच करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाए। तो इस तरह जब बाल आप ऊपर फेंकते हैं तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बाल जो है वो रेस्ट में आ जाती है और वहाँ पर जो है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स ज़ीरो हो गई लेकिन जो उसकी डाउनवर्ड फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे से लग रही है जो उसको नीचे की तरफ खींचती है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बॉल थ्रोन अपवर्ड बिकॉज एट becomes at rest at the top at this state it is not in equilibrium although is it at rest, कि वो रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बेटा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, अगर फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है वो 4.12 है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा इजी सा इसका आंसर है, लेकिन इसको समझाने से पहले आपको मैं एक और इस जो प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल इसलिए आपको बार बार देता हूँ कि ये चीज़ें आप रोज़ अपने सामने होती देखते हैं, तो इसलिए जो है
आपको आसानी से समझ आ जाती होंगी। अब आप फ़र्ज़ करेंगे एक कार को या एक बाइक को आप धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, सिंगल फोर्स आप लगा रहे हैं, पीछे से आप अकेला धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी आगे को मूव कर रही है, तो गाड़ी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सिंगल फोर्स लग रही है, गाड़ी मूव कर रही है, जब तक आगे से कोई दोस्त आपका उतनी ही फोर्स लगाकर उसको ना रोके तो गाड़ी इक्विलिब्रियम में या रेस्ट में नहीं आएगी। यही क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका बना हुआ है, व्हेन अ बॉडी कैन व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स ऑन इट, कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में कब आ सकती है या क्यों नहीं आती, जब वो के सिंगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही हो। इसके आंसर में आप लिखेंगे अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट बैलेंस्ड एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक सिंगल फोर्स आप लगा रहे हैं, उसको आगे से ओवरकम करने के लिए या बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट जो है उतनी ही फोर्स नहीं लग रही, तो क्या होगा, उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। और जब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, चाहे वो रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे वो सिंपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो बॉडी जो है वो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। Therefore, in the presence of single force, body cannot be in equilibrium। और बेटा एक चीज़ और ज़हन में बैठानी है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों का माइंड क्लियर करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। क्वेश्चन का जो आंसर जहाँ पर जितना मेंशन किया है आपने उतना ही लिखना है, कंप्लीट आंसर है आपके। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन या जो आपको समझाने के लिए जो एग्जांपल्स दी जाती हैं, तो आपने ये समझने के लिए है, क्वेश्चन में इनको मेंशन करना या लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर का, जो लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बारहा पेपर के अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर रिपीट हो चुका है। आपकी बुक के साइड बार के अंदर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और बेटा एक बात और याद रखनी है कि जो साइड बार्स बुक के अंदर हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, फॉर यूर इन्फॉर्मेशन है, या कुछ टेबल्स हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि टेबल्स के अंदर से जो है आपको एक आध MCQs आ जाता है। और जो साइड बार्स हैं, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आपको 1 से 2 या 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं हर पोर्शन के अंदर। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल। कैपिटल जो आपकी व्हीकल्स हैं या कोई भी आप बस या वैन कोई चीज़ आप देखते हैं, तो आपने देखा कि उनकी हाइट कम से कम रखी जाती है। इसकी रीज़न क्या है, अब इसको हम पहले देखते हैं कि बेटा आपने गाड़ी वैन या बस देखी होगी, तो ऊपर से इसका वज़न कम होता है, नीचे से जो है वो ज़्यादा हैवी या वज़न वाली होती है। इसकी वजह इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रियम की स्टेट है। आपको अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद हो और उसके साथ जो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंशन किया था या बुक के ऊपर मेंशन है, क्या है कि स्टेबल कंडीशन के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोवेस्ट पोजीशन पे होता है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का लोवेस्ट पोजीशन में होगा तो बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए गाड़ियों को उनकी हाइट को कम रखा जाता है ताकि उनका जो नीचे वज़न ज़्यादा हो और वो स्टेबल रहें। तो इसके आंसर में बेटा आप लिखेंगे व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम। गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे से वज़नी बनाई जाती हैं। दिस लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस जिसकी वजह से उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहती है, एंड हेल्प्स देयर स्टेबिलिटी, और इसकी स्टेबिलिटी को हेल्प करती है या मददगार साबित होती है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज़्यादा लो होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसकी हाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप कह लें कि स्टेबिलिटी के है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट आप जितनी ज़्यादा नीचे रखेंगे बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। और जितनी ज़्यादा जो है आपकी व्हीकल जो है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी, उसके जो है टॉपल करने के या उसके उल्टने के या गिरने के चांसेस उतने ही कम होंगे। दिस शोज़ देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स देयर स्टेबिलिटी एंड अवॉइड्स द चांसेस ऑफ टॉपलिंग डाउन। तो उनके गिरने के, टॉपल करने के चांसेस कम होते जाएंगे जितनी ज़्यादा आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखेंगे। तो बेसिक मकसद जो है गाड़ियों को जो है उनकी हाइट को कम रखने का या नीचे से उनको वज़नी रखने का यही है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा तो गाड़ियाँ जो हैं वो स्टेबल होंगी। तो बेटा आज के जो रिव्यू क्वेश्चन हैं इनमें क्वेश्चन नंबर आपका 14.13 ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4.12 ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुके हैं।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4.10 और 4.11 है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। 4.10 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और इसका रिवर्स ही 4.11 के अंदर है। और जो स्टार्ट में हमने ये क्वेश्चन 4.8 देखा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि आज के जो लेक्चर के जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके थोड़े से हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये हैं, ये इनके आंसर बुक में नहीं हैं भी तो उनको आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। और जो शुरू में हमने हेड टू टेल रूल वाला क्वेश्चन किया है, ये तो आप सबको पता है कि ये पेपर में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, आता है। बेसिकली कोई क्वेश्चन भी जो है वो लेस इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस पेपर में आने की बात है। कई क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं कभी कभार आते हैं। तो उम्मीद है आप सबको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं।